नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैकिंग रूटों का लिया जायजा। देहरादून से मसूरी, देहरादून के पास 4 किलोमीटर की यात्रा की अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून में 12 जनवरी को होगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। सीएम धामी करेंगे इस सम्मेलन का उद्घाटन। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार में जुटेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। खेल मंत्री रेखा आर्या की पहल पर सहयोग को राजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। देहरादून में उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 21 फरवरी से। फूलों की घाटी में अभी 4 फीट बर्फ। अच्छी बर्फबारी से कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलने की उम्मीद। बिजली दर बढ़ोतरी के दावों पर नियामत आयोग ने मांगा जवाब। 1 अप्रैल से लागू होनी है नई दरें। 6 जनवरी तक यूसीएल का दिया समय। की न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय देहरादून से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस बैठक में किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य पर चर्चा की गई। मंत्री गणेश जोशी ने बैठक के दौरान राज्य में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से चल रहे विकास कार्यों की प्रगति के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और लंबित प्रस्तावों को भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृति दिलाने का अनुरोध भी किया। रुक करते हैं अगली खबर का। गदरपुर के गुलरभोज नगर पंचायत क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी जनता के बीच सक्रिय हो गई है। भाजपा के प्रत्याशी संजीव भटेजा और कांग्रेस के प्रत्याशी किशोर सावंत ने क्षेत्र में जाकर जनता से वोट मांगे और गुलरभोज नगर पंचायत के विकास का वादा किया। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने दलों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और गरमाया हुआ है। नाराजगी हो तो क्षमा करना। हम तुम्हारे साथ हैं। आओ आगे चलो, आगे हम तुम्हारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवनदा कनेजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से गुलरभोज नगर पंचायत में कमल का फूल खिलने वाला और भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है। माननीय मोदी जी के नाम से, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नाम से, माननीय अरविंद पांडे जी के कार्यों पर यहाँ पर मोहर लगने वाली है। उसके बाद क्या क्या मुद्दे हैं आपके स्थानीय जनता के लिए? युवाओं को रोजगार देना और मकानों से संबंधित कार्य करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देना और गरीबों की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता के साथ सॉल्व करना। ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया था, पर हमने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हमने सोचा अगला नया प्रत्याशी होना चाहिए। क्या क्या आपके मुद्दे हैं इस बार पार्टी के और कैसा रिस्पांस आपको जनता से मिल रहा है? मुझे पूरा बहुमत मिल रहा है जनता से और हम जनता के बीच में जा भी रहे, डोर टू डोर कर भी रहे हैं, क्योंकि हमने मोदी जी के और माननीय विधायक अरविंद पांडे जी के द्वारा हमने जो भी कदम उठाया है हम उसे पूरा करेंगे और हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। देखिए, मुद्दे हमें शुरू से विकास कर रहे हैं। छोटे मोटे काम तो कोई बिना पत्ती भी करा सकता है और एक सोच के साथ, एक नई सोच, जैसे हमने नगर पंचायत बनाई, उसके बाद कई लोगों को 309 मकान हमने हमारे सरकारी टाइम में सबको मिले। आज वो मकान बंद है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं, सरकारी हॉस्पिटल का हो, चाहे ज़मीनों का है, चाहे ज़मीन फ्री होल्ड करने का हो, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी पड़े हैं, जहाँ तक अभी तक सरकार और उनके जो नुमाइंदे हैं वो अछूते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब सरकार और उनके नुमाइंदे इस चीज़ से अछूते हैं तो उनके जो नीचे जो कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को ऐसा पूरा पड़ेंगे। मुझे एक मौका दीजिए, यहाँ से ले प्रदेश तक जितने भी महकमे हैं, अगर मैं आपकी आशीर्वाद से चेयरमैन बनता हूँ तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है 110% मैं आपकी उम्मीदों को खरा उतरूंगा।
खबर कोटद्वार से, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बनाई गई रंजना रावत के शनिवार को एक कार्यक्रम में आंसू झलक आए। रंजना रावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को अपना पिता तुल्य बताते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से आज वह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में महिला होने के बावजूद सामान्य सीट पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही। वहीं रंजना रावत के आंसुओं को लेकर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो मेरा संघर्ष रहा है और जो मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास दिलाया, मैं बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। माननीय हमारे अग्रज, मेरे पिता तुल्य आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी का, महापौर हेमलता नेगी जी का मैं बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी इस बेटी, इस छोटी सी कार्यकर्ता को पे विश्वास रखा। जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, और कांग्रेस पार्टी ने उन पे अपना दांव खेला है, तो वो निश्चित रूप से लंबे समय से जनता के बीच में संघर्ष करती आई है और उस संघर्ष के तहत उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट मिलने से कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 5,399 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 514 प्रत्याशी नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए और 4,885 प्रत्याशी सभासद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 47 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राज्य के 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा, पर्याप्त संख्या में इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नगर पालिका खटीमा में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी ने आज अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रत्याशी राशिद अंसारी का कहना है कि खटीमा शहर में वेंडर जोन बनाना, नाली निकासी और खटीमा में पार्किंग की व्यवस्था, शहर के बीच रहने वाले नालों के हर माह सफाई करवाना मुख्य प्राथमिकता होगी। वहीं राशिद अंसारी के कांग्रेस को छोड़ने का कारण पूछने पर उन्हें बताया कि उन्होंने कई वर्षों से कांग्रेस में रहकर जनसेवा की थी। निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए टिकट की मांग की, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। और मैं अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों से नगर पालिका में सभासद के प्रतिनिधित्व के तौर में जनता की सेवा की है। पिछले 20 सालों से मैं तहसील में बैठ कर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलनरत हूँ। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है। मैंने गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम किया है। मैंने हमेशा खटीमा की जनता के लिए सजग रहकर विकास करने का काम किया है। खटीमा की जनता को मजबूत करने का काम किया है। मैं बहुत ही अपने किए गए कार्यों से, अपने विकास के कार्यों से और जनता के लिए के कार्यों से को लेकर मैं जनता के बीच में हूं और मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझको वोट के रूप में मिलेगा।
यदि आप मेरी नगर पालिका में सबसे बड़ी अध्यक्ष बनने का पहली प्राथमिकता रहेगी खटीमा को पार्किंग की व्यवस्था करना, खटीमा को जाम से मुक्त कराना। खबर कोटद्वार से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा प्रसाद जोशी ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में बीते दिन शामिल हो गए हैं। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेताओं का प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह पार्टी में बोझ थे। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता नसीहत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो और इसी शुभकामनाओं के साथ आज आप भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत अब सब कुछ दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो और इसी शुभकामनाओं के साथ आज आप भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत अपने सब कुछ दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो और इसी शुभकामनाओं के साथ आज आप भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत अब सब कुछ दे करके आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो और इसी शुभकामनाओं। वो पद नहीं हो रहा, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ पद चाहिए। ये पद के लिए कांग्रेस में रहते, अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी। ये कौन सी राजनीति है? ये तो मतलब की राजनीति हो गई, ये तो स्वार्थ की राजनीति हो गई। तो कितना नुकसान हो सकता है पार्टी को इसका? पार्टी को कोई नुकसान नहीं रहता। कांग्रेस समुद्र है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो चलता रहता है। नहीं, अभी बीच जैसे नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं तो इससे क्या लगता है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कांग्रेस से। उनके जाने से तो कांग्रेस को फायदा ही हुआ। वो तो कार्यालय में बैठकर कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों को नाराज करते रहते थे। पौड़ी शहर के वन विभाग के समीप हुए अतिक्रमण को वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर डीएफओ स्वातिन अनिरुद्ध ने बताया कि शिकायत मिलने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके तहत अतिक्रमण को हटाया गया और संबंधित सामान को जब्त किया गया। वहीं वार्ड नंबर 2 से सभासद पद के उम्मीदवार दिनेश सिंह विष्ट ने कहा कि महिला आरक्षित सीट पर पिछली बार जीतने के बाद उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ विरोध नहीं किया था। ऐसा है कि जो पूर्व सभासद थी यहाँ पे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 2021 में ये जगह कब्जा कर दी और यहीं पे डीएफ ऑफिस है। ये जगह भी डीएफ ऑफिस की है, वन विभाग की ज़मीन है और उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया। और उसके बाद जो अपने एक पत्रकार हैं प्रमोद खंडूड़ी जी, उन्होंने भी मामले को उठाया था। आप कोई वीडियो खंगाल सकते हैं। तो उस पर जो है कि उस बिना पे जो है कि उनका यहाँ पे नोटिस चस्पा हुआ था। मैंने कल पटवारी से भी बात की थी और बीच में फिर डीएफओ साहब ने अभी हाल ही के दिनों में कुछ इसका अतिक्रमण हटाया, वो मामला ये जो इसका सामान वो जब्त किया गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने आज तक इस मामले को कभी नहीं उठाया। लेकिन अभी जो सीट है, जो पिछली सीट थी वो महिला सीट थी, उसमें महिलाएं ने चुनना था। अब सामान्य सीट हो चुकी है। मैं 1 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। किसी महिला द्वारा जो है वन विभाग के ऑफिस के नज़दीक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। उस अतिक्रमण के प्रयास को जो है पिछले 15 दिनों में ही जो है वन विभाग की टीम और राजस्व की संयुक्त टीम ने विफल कर दिया है। जैसे ही ये अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ घेरबाड़ की जा रही थी, तो शुरुआत में ही जो है इस घेरबाड़ के प्रयास को हम लोगों ने विफल कर दिया था। फिर दोबारा जो है हमारी जानकारी में आया कि वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। तो कल देर शाम को जो है दोबारा उस अतिक्रमण के प्रयास को विफल कर दिया गया। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन के बाद नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य भी पूरा हो चुका है। अब 23 जनवरी को स्थानीय सरकारों के गठन के लिए निकाय चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। साथ ही 25 जनवरी पर नाम घोषित कर निर्वाचित मेयर, चेयरमैन और सभासद को शपथ दिलाकर कार्यालय
शुरू कराया जाएगा। राज्य के 5 बड़े नगर निगम देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर और श्रीनगर में चुनाव गणित बेहद दिलचस्प देखने को मिल सकता है। राज्य के 100 नगर निकायों में चुनाव मैदान में अब तक 5399 प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नामांकन कराने वाले 47 को निर्विरोध निर्वाचित किया जा चुका है, जबकि 782 ने नामांकन कराने के बाद अपना दाखिला किया गया। वहीं पर्चा वापस लेकर प्रत्याशी समाप्त कर ली। नाम वापस लेने वाले में मेयर पद के 25, नगर पालिका अध्यक्ष से 51 और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के 58 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड चुनाव के इस दंगल में भाजपा का मानना है कि वो पहले से ही अपनी तैयारी करके बैठी है, तो वहीं अब भाजपा के सुर भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। भाजपा का मानना है कि हम लोगों की तैयारी पहले से ही दुरुस्त है। तैयारी की जरूरत सिर्फ विपक्षी दलों को है, जो चुनाव से 2 दिन पहले अपनी जीत का दावा करते हैं। झूठे आरोपों को लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार भाजपा पर चुनाव में सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर सत्ता और पावर का गलत प्रयोग कर रही है, जिसके खिलाफ अब कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। पहली बात मैं बताऊं, मैं क्या कहता हूं आपसे, हम बार बार कहते हैं कि हमारा संगठन 24/7 काम करता है। हम जब 4 दिन चुनाव के बच जाते हैं तब कागज लेके नहीं जाते हैं। जब मतदाता सूचियां बन रही थी, मतदाता सूचियों में एक एक नाम को एक एक बूथ पे जाकर के हमारा कार्यकर्ता चेक कर रहा था। कहाँ थी कांग्रेस उस समय? कहीं देखा आपने सोशल मीडिया में कांग्रेस को काम करते हुए? बीजेपी दिख रही थी ना। तो अब जब उनके प्रत्याशियों की ये स्थिति है कि अब एक लोहाघाट का प्रकरण है उनका, गिरधर सिंह जी वाला, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम ही नहीं है सूची में। क्या नाम भाजपा ने कटवाया क्या? कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में 1 साल से निकाय चुनाव को टाल रही थी, क्योंकि हार की घबराहट उनके अंदर थी। 1 साल से हम लगातार, जब कार्यकाल समाप्त हुआ पूरे राज्य भर के निकायों का, हम मांग कर रहे थे कि चुनाव कराएं। 1 साल तक चुनाव नहीं कराए गए। हम बार बार कह रहे थे कि हार के डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं, और अब ये बात साबित हो गई है। क्या जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे खारिज करवाना, हरबटपुर नगर पंचायत के कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज करवाना, देहरादून के आधा दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ अनर्गल आपत्तियां लगवा करके, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के नेताओं ने, विधायक ने वहां पहुंच करके अधिकारियों को धमकाया, गाली गलौज करी, दबाव बनाया और कोशिश करी कि पर्चे खारिज हो जाएं। ये बाहुबल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार बनाने जा रही है भाजपा उत्तराखंड को। एक तरफ जिनको पार्टी से टिकट नहीं मिला, वो बागी निर्दलीय इस चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, जिन पर राजनीतिक पार्टियों ने जीत का दांव खेला है। वहीं मैदान में उतरे हैं सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और पूर्व में रहे कामों की आलोचना करते हुए नए विकास के आयाम और जनता की बातों को प्राथमिकता से लेते हुए कार्य करने का वादा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, जो यहाँ देखने में आपको नजर भी आ रहा है। तमाम मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, समस्त युवा साथी, समस्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आज यहाँ पार्टी कार्यक्रम जो कार्यालय है उसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के सारे वर्गों में जाएंगे। यहाँ पर अपने भूतपूर्व सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर अपने युवा साथी है, मातृशक्ति है, वरिष्ठ जन है, तमाम बहुत बड़ी संख्या में समाज के सारे वर्ग मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित करने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रण लिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के शहीद उनको नमन करता हूँ और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आंदोलनकारी और जिन्होंने संघर्ष किया उत्तराखंड निर्माण करने के लिए, और उस ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने मेयर का टिकट दिया है। मैं पार्टी की तरफ से पार्टी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो आज की स्थिति में शहर की जो स्थिति, आज जो ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, ट्रैफिक को लेके काम किया जाएगा। दूसरा,
पॉलीथीन जो मुक्त देहरादून बनाया जाएगा। और दूसरा ये है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने जो खड्डे खोदे हैं उसे भरने का मैं प्रयास करूँगा। और 5 साल में लगभग 10 लाख पेड़ जो लगाने का है और उनको जीवित रखने का भी 70% कार्य किया जाएगा। कि देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियाँ खासकर 2 हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मानते हैं। तो टक्कर का ये नहीं होता। देखो, मैं तो सैनिक हूँ। हम सैनिक को कभी भी अगर हम बात करते हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई, जिन मुद्दों के बारे में मैंने बात करी है, अगर जनता को समझ में ये चीज़ आ जाती है और जनता कहती है कि नहीं 25 सालों से जो है यहाँ पर हमारे देहरादून महानगर का विकास नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएँ हुई हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है, तो अगर जनता को ये समझ में आ जाता तो मेरे लिए जो उनसे मुकाबला करना बहुत ही आसान है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि केदारनाथ में मिली हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? क्या वाकई ही कांग्रेस निकायों में रद्द हुए प्रत्याशी के नामांकन के मामले को लेकर कोर्ट जाएगी? साथ ही अब देखना होगा 25 जनवरी को निकाय चुनाव के क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।